नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। 5 की आंच में आज हम बात कर रहे हैं बयानों में उलझी सियासत की। छत्तीसगढ़ के नक्सली अच्छे हैं या बुरे, इस पर अब राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन ने कहा था कि सभी नक्सली बुरे नहीं होते, लेकिन अब नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी की है। भानुप्रतापपुर में होने जा रहे उपचुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को उछालने के मूड में नजर आ रही है। सारे नक्सली लोग गलत नहीं होते। छत्तीसगढ़ में चुनावी सीजन की सियासत बयानों में उलझने लगी है। हर मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो रही है और हर छोटा बड़ा बयान मुद्दा बन जा रहा है। महतारी हुंकार रैली के जरिए महिला सुरक्षा और शराबबंदी को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के बयान से एक और मुद्दा मिल गया है। 2 रोज पहले रायपुर में रंजीत रंजन ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कहा था कि हर नक्सली बुरा नहीं होता, बल्कि लोग उनके नाम से दुकान चलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी इंसान हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते, और बहुत लोगों को मिसयूज़ किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और डर किसका, वो भी व्यक्ति है, हम लोग भी व्यक्ति हैं। उनकी कुछ डिमांड थी। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का ये बयान अब बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। नक्सलियों पर उनकी राय को लेकर न सिर्फ लगातार बयानबाजी हो रही है, बल्कि बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने तक की तैयारी कर रखी है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे का कहना है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। बीजेपी इसे जान की बाजी लगाकर नक्सलियों से लड़ रहे और शहीद हुए जवानों का अपमान बता रही है। पूरे ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जो अपनी जान की बाजी लगा करके जो डटे हैं, ऐसे उन परिवारों का अपमान है, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान है, छत्तीसगढ़ की महतारी के सपूतों का अपमान है। जिस प्रकार से बिहार से आयातित सांसद छत्तीसगढ़ कोटे की रंजीता रंजन जी ने जो बातें कही, दौरा हुआ लंबे समय बाद, किंतु दौरा चढ़ गया। और जो उन्होंने बात कही है, ये वास्तव में यहाँ की शहादत पर पानी फेरने वाला है। वो यहाँ के बलिदानियों पर, हुतात्माओं पर, शहीदों की घावों पर, उनके परिवार, और ये कहूं कि नमक छिड़क कर चले गए, उन्होंने घाव को हरा करने का काम किया है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी कोई भी मुद्दा बनाए फर्क नहीं पड़ा। सीएम ने कहा कि हमारी रणनीति से नक्सलवाद खत्म होगा। हाँ, रमन सिंह के कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा, वो आप लोग सब देख रहे हैं। नहीं तो आप लोगों का मतलब कैमरा और आईडी और एक बैग सारे पत्रकारों को बंधा रहता था, कब घटना हो और कब जाना पड़े। फोन आएगा तुरंत सब काम छोड़ के जाना पड़ेगा। आज 4 साल में ऐसी स्थिति आई क्या? एक बार भी? इसका मतलब यह है कि नक्सलवाद पीछे हटा। जो हमारी रणनीति है वो कारगर रही है और नक्सलवाद को पीछे धकेलने में हम सफल रहे हैं, और यही है जो नक्सलवाद को खत्म करेगा हमारी जो नीति है। पिछले विधानसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। दंतेवाड़ा में उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस वहां सभी 12 सीटों पर कब्जा कर चुकी थी। दिसंबर में भानुप्रतापपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए रंजीत रंजन के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। रायपुर से देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी को यह बयान जो है वो रास ही नहीं आ रहा। बीजेपी इसे अपमान बता रही है उन जवानों का जिन्होंने अपनी शहादत दी है नक्सल मोर्चे पर लड़ते हुए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि पहले से अब की स्थिति का आकलन आप कर लीजिए कि पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति क्या थी, अब क्या है। केंद्र सरकार भी पीठ थपथपा रही है, शाबाशी दे रही है। हमारे साथ रविंद्र सिंह बीजेपी नेता, नितिन भंसाली कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता, दोनों जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्यों आपत्ति हो रही है इस बयान पर, जबकि वो ये
रंजीत रंजन जो कह रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सभी नक्सली नहीं, कुछ नक्सली, कुछ के बारे में उन्होंने कहा है। और हम ये देखते भी हैं कि यही इन्हीं में से कुछ नक्सली जो हैं वो मुख्य धारा में लौट आते हैं, उनको अपने किए पर पछतावा होता है, वो कई बार इनपुट का भी काम करते हैं जिस नक्सल मोर्चे पर हमारे जवान लड़ रहे हैं। बताइए। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी नक्सल का समर्थन करता है उस शब्द से, उससे एक भारतीय होने के नाते हर किसी को नफरत होनी चाहिए। यदि सब कुछ लुटा के होश पर आए तो क्या होश पर आए? यदि कोई नक्सली मुख्य धारा पे आता है, सबको लूट के, इतने परिवारों को मार के, इतने लोगों को शहीद करके यदि वो आता है, तो भी मैं उसको अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि ये विचारधारा हिंसा पर आधारित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, मैं रंजना जी की बात का इसलिए विरोध करता हूं कि पहली बात, उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझा नहीं है। वो तो आयतीत हैं, एक समझौते के तहत उनको छत्तीसगढ़ से भेज दिया गया है, इसलिए वो कहती हैं कि कुछ नक्सली अच्छे हैं। इसका मतलब है कल उनको कोई आतंकवादी अच्छा लगेगा तो कह देंगे कुछ आतंकवादी अच्छे हैं। न तो नक्सली कभी अच्छे हो सकते हैं, न आतंकवादी अच्छे हो सकते हैं। यदि इन्हें दम है तो मुख्य धारा पे आए, चुनाव लड़े और लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जनता की सेवा करें। ये जंगल में भटक के पुलिस वालों को मारना, जो बेचारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनको अच्छा है बोलते हैं तो एक कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में कमी आई है। ये कमी नहीं आई है। आपको तो ये होना चाहिए, महेंद्र कर्मा जी को किन नक्सलियों ने गोली मारा, झीरम कांड हुआ, आपने अभी तक किया क्या? एक बार जब जांच रिपोर्ट आ गई थी, आपने दोबारा एसआईटी का गठन किया, अभी तक आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप 4 साल भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हुए निकाल दिए। और मैं तो कह रहा हूं, कहीं ना कहीं आपकी नक्सलियों से साठगांठ तो नहीं है जो आप अच्छा है बोल रहे हैं। हम तो पूरी तरह विरोध में हैं नक्सलियों के, और राज्य से ही नहीं, इस देश से भी हम उखाड़ फेंकेंगे। 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी आए हैं और देश में नक्सली में यदि कमी आई है तो उनकी उग्र नीति के कारण और उनकी पॉलिसी के कारण आई है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। नक्सलियों को बढ़ाने में यदि कोई योगदान देता है तो कांग्रेस देता है। आप कह रहे हैं कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, डेटा ये बता रहा है कि प्रदेश में कमी आई है, उसके बावजूद कांग्रेस का लेना देना नहीं है, बीजेपी का। अरे साहब, लेना देना सरकारों का होता है, बीजेपी और कांग्रेस का नहीं होता है ये। नहीं, ठीक है, आपका जवाब मैं तो मेरी तरफ से तो दूंगा नहीं। आप जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, तो वो वहीं से जवाब भी हम लेंगे। नितिन जी, आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे? कुछ कहने लायक बात ही नहीं है, बिना सिर पैर की बात कर रहे थे साथी प्रवक्ता। इन्होंने तो राज्य सरकार की जो समर्पण नीति जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उसी को चैलेंज कर दी। तो इनसे मैं बात क्या करूं? 3 ब्लॉक में ये सीमित था नक्सलवाद 2003 में। ये इनके गलत नीतियों की वजह से, इनके दुष्परिणाम, इनके दुष्कार्यों की वजह से ये नक्सलवाद इन 15 सालों में 14 जिलों तक पहुंच गया। और ये बोलते हैं कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का। ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या है भाई साहब, जिससे कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस जूझ रही है। और कांग्रेस के लड़ने के बाद, जैसा कि कहा कि डेटा ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कम हुआ है, अनगिनत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, मुठभेड़ों में कमी आई है। और जिस प्रकार विकास जिस छोर पर पहुंचना चाहिए उस छोर पर पहुंच रहा है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, इन सब की सुविधाएं भी लगातार मिल रही है। तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद में कमी आई है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जरूर है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद उपचुनाव है भानु प्रतापपुर में, तो उसको लेकर कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे तो कम से कम टीवी चैनल्स में, अखबारों में और सुर्खियों में बने रहेंगे। इसलिए कोई भी प्रकार की बातें कर रहे हैं जिसका जनता से नितिन जी, लेकिन रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली आत्मसमर्पण कर देते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि वो उसको सही नहीं मानते हैं। तो ये तो एक प्रकार से हिंसा का बदला हिंसा से ही हम लेंगे। और ये तो धारणा या अवधारणा जो रख रहे हैं, ये किसकी है? ये थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे हम इसे देखेंगे। पुनीत जी, ये समर्पण नीति किसने बनाई थी जरा पूछिए। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल में, मुझे लगता है कि ये तैयारी से नहीं आया। ये समर्पण नीति तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, उसमें कुछ परिवर्तन कांग्रेस ने किए। पर समर्पण नीति को ही यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यदि समर्पण नीति को ही चैलेंज करते हैं और हिंसा के रास्ते को हिंसा ही मानते हैं,
तो ये हिंसक लोग, ये देश में यूं ही ये छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता था भाई साहब, ये इसी तरीके की हिंसक बातें, हिंसक बयान देकर इसी प्रकार रविंद्र यहाँ पर अशांति हिंसा फैलाने का काम हिंसा ये हिंसा से खत्म नहीं की जा सकती, नहीं, ये धारणा तो पहले से है, आपकी सरकार ने ही ये नीति भी बनाई। ये तो गौतम बुद्ध, नानक और महावीर स्वामी की भूमि है जहां हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हाँ। हिंसा अरे भैया आपके मुंह से ये मेरी शोभा नहीं देता। ना सुनिए राष्ट्रपिता को जिसने गोली मारी थी, गोडसे की जिंदाबाद करने वाले, अपने मुंह से इस तरीके का नाम मत लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट से भटकिए मत, विषय से मत भटकिए, मुझे कहने दीजिए। आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नक्सली के मामले पे वृद्धि हुई। 1980 में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नक्सली का पैदाइश कब का है? कांग्रेस की सरकार थी। 2003 में कितने ब्लॉक में था? अरे आप अपनी बात करो, 3 ब्लॉक में था, सुकमा और दंतेवाड़ा तक, वहां तक सीमित था। ये आपके शासनकाल में 14 जिलों तक आया है आपके नेता। ये साबित हुआ, ये किताबों में, ये कई जगहों पर ये प्रूफ हुए कि आपके नेता विक्रम उसेंडी नाम लेता और लता उसेंडी गया, नक्सली खाना खाने जाते थे, चलने की रस्सी पे लता उसेंडी और नाम निशान निशान की नक्सलियों को चलता देने की रस्सी तक नहीं है। और इसके बाद आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। नक्सलवाद को बढ़ाने में इन आपके 15 वर्षों का शासनकाल तो ठीक है रविंद्र जी से नहीं, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसलिए नितिन जी उनको समय देते हैं। रविंद्र जी आप आराम से बोलिए, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज कुछ क्लियर भी नहीं आ रही है। और मैं ये चाहूंगा कि आपने जो कहा कि मैं इस आत्मसमर्पण वाली नीति से इत्तेफाक नहीं रखता, तो फिर आप किस बात इसको आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैंने ये कहा, जब ये सबको मार के यदि मुख्य धारा में लौटे तो क्या लौटे? अपने बंधु बांधव को मार के लौटे, कितने पुलिस वालों को मार के लौटे, ये तो हो ही रहा है, मार के लौटे, तो ये हो ही रहा है। अरे भैया, कई सैकड़ों नक्सलियों ने आपके शासनकाल में भी समर्पण किया है। आप समर्पण नीति को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। अरे बोलने तो दीजिए रविंद्र जी। मैं राजनांदगांव में रहता हूँ, मेरे एसपी थे चौबे जी, विनोद चौबे जी, उनके साथ पुलिस वालों को जिस तरह मारा गया, या विपक्ष को खत्म कर दिया गया नक्सल। किसके शासनकाल में? आपके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शहीद हुए हैं वो। नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी बात रख लीजिए, मैं शासन की बात नहीं कर रहा। मुझे कहा गया नक्सलियों की बात कर रहे हैं, मैंने कहा विनोद चौबे जी को मार दिया गया, पूरा विपक्ष को मार दिया गया, ये क्या पूरे लोगों को मार देंगे? उसके बाद मुख्य धारा में आए, सब कुछ लुटा के आए, तो क्या है? समय रहते आ जाएं। उन्हें मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र में उनका सम्मान करता हूँ, लोकतंत्र में आए, लोकतांत्रिक भरोसा करे, चुनाव लड़े, वो अपनी नीतियों को बताए। यदि उनकी नीति अच्छी है तो हर कोई समर्थन करेगा। ये हिंसा की राजनीति से आप लोगों को मार के एक परिवार को बिखार के आएंगे तो उचित नहीं है। नहीं, लेकिन आप रंजीत रंजन के बयान को मुद्दा जो बना रहे हैं, आपको लगता है कि भानु प्रतापपुर में आप इसके सहारे कुर्सी जीत पाएंगे? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि कार्यकाल बहुत ज्यादा भी नहीं बचा है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव, आपको उसी सीट पर फिर वापस करना। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि केवल एक मुद्दे से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव तो सरकार की सफलता से और हमारे प्रयासों से जीती जाएगी। सरकार असफल है, उसके कारण हम जीतेंगे। सुनिए, रंजन जी का जो बयान था, उन्होंने कहा कुछ नक्सली अच्छे हैं। मैंने कहा कोई नक्सली अच्छा नहीं है। यदि वो लोगों की हत्या करता है तो कोई नक्सल, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन नक्सली अच्छा है कौन बुरा है? क्या आपकी साठगांठ है? आप जिनको अच्छा बोल देंगे अच्छा मान लेंगे? नहीं, किसी पर्टिकुलर नक्सली का नाम लिया क्या कि वो अच्छा है या बुरा है? उन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है। नहीं, लेकिन नितिन जी, लेकिन जिन्होंने हथियार उठा रखा है, चाहे किसी भी परिस्थिति में उठा रखा है, उसमें से कुछ अच्छे कुछ बुरे, कितने भी नक्सली, 100 की संख्या ही मान ले उदाहरण के लिए, तो इसमें से कुछ अच्छे कैसे चुनिएगा? कुछ अच्छों के बोलने का मतलब ये होता है। नहीं, रुको भैया, अरे रुक जाओ भाई, आपने तो समर्पण नीति को चैलेंज कर दिया, बोलने दो मेरे को कुछ के मतलब। नहीं, मैंने कोई समर्पण नीति को चैलेंज नहीं किया। अरे तुमने चैलेंज किया है भाई, चैलेंज किया है। तो आपने तो बोला कि हो गए तो ऐसा करके आते, उनको नहीं समर्पण करने नहीं देना चाहिए। क्या बताओ भाई, ये डिबेट में रिकॉर्डेड है वो आपका जो भी बोला है आपने, मैं क्या बोलूंगा उसमें। कुछ का मतलब जो है, हाँ, कुछ का मतलब जो है कि कुछ लोग डर में, भय में
कुछ लोग वहां पर जैसे कई बार देखिए आप गिरफ्तारियां होती तो कहा जाता है कि ये खाना पहुंचा रहे थे, तो कोई बोलते हैं कि ये इनके कपड़े सिल रहे थे। उनको पता नहीं होता पुनीत जी कि वो नक्सलवादी है या नक्सलवादियों का सहयोग कर रहे हैं। बाद में वो नक्सलवादियों के नाम से पकड़े जाते हैं कि ये नक्सलवाद में शामिल थे। कई आदिवासियों को, हजारों की संख्या में उस क्षेत्र के आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फर्जी नक्सली बताकर जेल में घुसा गया। वो आज भी जेल में बंद है। हमने इसके लिए एक आयोग का गठन किया और आयोग का गठन करने के बाद उनकी रिहाई के लिए हम पहल कर रहे हैं और काफी लोग वहां से इन मामलों में रिहा भी हो चुके हैं। तो हर कोई नक्सली नहीं होता और कुछ शब्द का जो उपयोग है इसमें ये नहीं है कि जो बंदूक पकड़ कर खड़ा है उनको हम अच्छा कह रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। नक्सलवाद एक बुराई है और बिल्कुल इसको जड़ से समाप्त करना होगा। राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है लगातार। पर ये कह देना कि सारे नक्सलियों का अच्छा कहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ एक की बात है, किसने बोला? समर्पण की भी बात है और जो डर और भय के नाम से भी कुछ लोगों को मजबूरन उन गतिविधियों में शामिल किया जाता है, उनकी बात। ठीक है रविंद्र जी, ये देखिए बता रहे हैं नितिन जी, कितने सामान्य तरीके से उन्होंने बता दिया कि देखिए कोई कपड़े सिलता है, कोई है, तो ये नॉर्मल सी बात है। उनको दबाव में आते हैं तो हमने उनके लिए बोल दिया है। इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? इसमें आपको सियासत क्यों नजर आ रही है? मेरे को बुराई क्यों सियासत नजर नहीं आती? तय करेंगे क्या कांग्रेस के लोग कौन नक्सली अच्छा है कौन बुरा है? और जो मामले कोर्ट में है, जो जेल में बंद है, वो मामला कोर्ट में है। कोर्ट को लगता है ये नक्सली नहीं थे, इनको छोड़ देगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप क्यों बोल रहे हो कौन नक्सली अच्छा है कौन बुरा है? दूसरी बात, हम भानु प्रतापपुर चुनाव में केवल इस मुद्दे पे ही नहीं जाएंगे। हम तो आपके आदिवासी चरित्र को दिखाएंगे। आपने आदिवासियों का 32% कम किया है। हम कोई एक ही मुद्दे से नहीं जाएंगे वहां भानु प्रतापपुर चुनाव, इनके पूरे उसको पोल को खोलेंगे। चाहे वो नक्सल का मामला हो, चाहे आदिवासी 32% कम करने का हो। ये तो एससी वर्ग को जो याचिका करता था बिलासपुर में, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष बना दिए। तो आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम इन मुद्दों को लेकर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। तो ये मुद्दा आपने बोला कि ये मुद्दा है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं, और भी बड़े मुद्दे हैं। तो ये देखिए, ये नितिन जी साहब, हाँ ठीक है, मतलब ये मैं गलत कह रहा हूँ रविंद्र जी? ठीक है ना, ये मुद्दा तो रहेगा, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। दूसरे मुद्दे और भी बड़े हैं जिन पर फोकस आपका रहने वाला है। ठीक है नितिन जी मुद्दा ही नहीं। ये तो अभी हाल ही में कुछ महापूर्व खैरागढ़ में चुनाव हुआ था, विधानसभा का उपचुनाव। तब ये लोग क्या बोल के उतरे थे विधानसभा में उस उपचुनाव में, मैं बता दूं। इन्होंने कहा था हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, फाइनल जीतेंगे। सेमीफाइनल जीतने के बाद सेमीफाइनल में इतनी बुरी तरीके से ये हारे हैं, ये कहीं खेलने की स्थिति भी नहीं है। इनकी टीम तो इस टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुकी है। तो ये भूल जाए, सपना देखे भानु प्रतापपुर का। मैं चैलेंज करता हूं न्यूज 18 की आपकी इस डिबेट में कि भानु प्रतापपुर का चुनाव पिछली जिस लीड से स्वर्गीय श्री मनोज मंडावी जी जीते थे, उससे दुगुनी लीड से हम जीतेंगे और हम हमारे लोक कल्याणकारी कामों के दम पर चुनाव जीतेंगे। इनके जैसे जुमलाबाजी करने नहीं जाएंगे वहां पर। आप कह रहे हैं दोगुनी लीड से, बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है नितिन भंसाली साहब ने। दोगुनी लीड से, देखिए दोगुनी लीड, और ये अभी से अगर तय मान रही है कांग्रेस, किस आधार पर तय मान रही है? कुछ या तो ग्राउंड वर्क है। आप लोग तो खैर सवाल उठाने वाले होते नहीं है, क्योंकि आप सवाल उठाते भी नहीं है। नहीं तो कांग्रेस की अमूमन मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कांग्रेस सवाल उठा देती है जब चुनाव हारने की स्थिति हो जाती है। तो क्या कहेंगे रविंद्र जी? मैं एक चीज कह रहा हूं, ये खैरागढ़ की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। खैरागढ़ का यदि चुनाव इन्होंने जीता है तो मात्र और मात्र जिला बनाने के लालच में जनता को भरमा के जीता है। जिला बनाया आप लोगों ने 15 साल। नहीं, ठीक है, जवाब लेंगे। बोलने तो दीजिए नितिन जी, बोलने दीजिए। हाँ रविंद्र जी, बोलने तो दीजिए नितिन जी प्लीज। प्रतापपुर में भी यही काम करेंगे। आप भानु प्रतापपुर में भी जनता को बरगलाएंगे कि हम भानु प्रताप को जिला बनाएंगे। आप लालच देके कर रहे हैं। आप लोग झूठे लोग, आप लोग लालच पूरा करते नहीं है। आपने कहा 2,500 रुपए बेरोजगारों को देंगे, आपने दिया नहीं। आपने शराबबंदी की बात की थी, आपने शराब बंदी, लेकिन आपने जब रविंद्र जी जब आप ये कहते हैं रविंद्र जी कि जिला बनाने का ऐलान किया, भरमा दिया। क्या भरमा दिया का अर्थ ये होता है कि वादा पूरा नहीं किया। और वादा जिस जनता ने तो उस भरमाया नहीं, जनता ने उस पर भरोसा किया और उसका नतीजा भी हमने देखा कि उसका ऐलान भी किया गया।
बना भी दिया गया। ठीक है। तो फिर बिल्कुल, आप वो जो कह रहे हैं ना, यही उदाहरण जो आप दे रहे हैं उसी का जवाब भी आपके सामने है। मैं ये कह रहा हूं हाँ। कि खैरागढ़ का ये जो चुनाव बोल रहे थे ना, हम इस कारण से जीते उस कारण से जीते, तो मैंने कारण बताया। अच्छा। मेन फैक्टर जो खैरागढ़ में था वो एक तो सत्ता का प्रभाव, दूसरा खैरागढ़ को जिला बनाने की बात। जनता जान रही थी 6 महीना बचा है, 1.5 साल बचा है, जिला ले लेते हैं, उन्होंने ले लिया। अभी ये भानु प्रतापपुर में बगैर जिला का घोषणा करके चुनाव जीत के बताएं। ये करेंगे नहीं तो मुझे बोलिएगा। अब ये जनता को यही बोलेंगे हम भानु प्रतापपुर जिला बना रहे हैं, एक लॉलीपॉप दे रहे, कर भी रहे, मैं मानता हूं, लेकिन लोगों को चाहिए। कौन आदमी नहीं चाहेगा उस क्षेत्र का भी मुझे जिला ना मिले। और कोई दूसरा मुद्दा सरकार विकास के लिए तो होती है, खैरागढ़ में यही तो कर रही सरकार, फिर इसमें क्या आपत्ति है? सरकार भी नहीं, आपत्ति नहीं है। इन्होंने कहा 4 चीज, मैंने कहा ना तात्कालिक मुद्दों पे चुनाव जीत रहा है। और बाई इलेक्शन वैसे भी सरकार के पास होता है। एक कोटा का चुनाव था जो क्या कहते हैं वहां पर रेणु जोगी जीती थी एंटी इनकम वो उसमें गवर्नमेंट में। बाकी बाई इलेक्शन तो होता यही है। लेकिन ये जो करते हैं कि हमने ये किया, आपने 2,500 रुपए दिया क्या बेरोजगारों को शराबबंदी के? आपने जिला बनाने की घोषणा खैरागढ़ में नहीं करते तो आप 100%। चलिए खैरागढ़ तो बीत गया, खैरागढ़ तो बीत गया। भानु प्रतापपुर की बात कर लेते हैं। नितिन जी, देखिएगा, नितिन जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। नहीं, ये कह रहे थे कि हमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इन्होंने क्या दिया। और इतनी ही इनको भानु प्रतापपुर की जैसी अभी ये बात कर रहे हैं, जिला बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा भरमा रहे हैं। इन्होंने क्या किया खैरागढ़ के विषय में अभी ये बता रहे थे कि जिला बनाया तो चुनाव जीते। ऐसा नहीं है, काम को लेकर चुनाव जीते और जनता के विश्वास में चुनाव जीते कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इनके जैसे जुमला नहीं करते। मुझे तो बिल्कुल ये साफ समझ में आ रहा है कि खैरागढ़ जिला बना है उसके विरोध में है। ये तो खैरागढ़ की जनता का अपमान है भाई। और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन लोग हैं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये ठीक है, हर सत्ता में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति विपक्ष को यही कहता है कि वो मुद्दा विहीन है। विपक्ष का कोई भी मुद्दा हो, सत्ता में बैठे व्यक्ति को आजकल वो नजर ही नहीं आता। पहले ऐसा हुआ करता था कि विपक्ष आंखें खोलता था, सत्ता आंखें खोल लेता था। सत्ता में जो बैठा व्यक्ति था वो कहता था शुक्रिया आपने हमारी आंखें खोली। लेकिन अब वो दौर भी नहीं है, ऐसा लगता है। खैर, बयानों पर सियासत तो हो ही रही है, मुद्दे भी विपक्ष के पास है। ये बात दीगर है कि सत्ता पक्ष उनको मुद्दे ही नहीं मान रहा है। इस बीच चुनाव होने जा रहा है, देखेंगे क्या होगा जैसे जैसे चुनाव की तारीख जो नजदीक आती जाएगी। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनांदगांव